हेलो बच्चों, स्वागत है आपका ज्ञान मंथन एजुकेशन पर। आज हम क्लास 11th फिजिक्स का एक मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक सार्थक अंक कवर करने वाले हैं इस वीडियो में। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के हमारे इस वीडियो की। सबसे पहले हम जानते हैं कि सार्थक अंक होता क्या है और इसकी जरूरत हमें क्यों है। तो आपने 10th में एक चैप्टर पढ़ा होगा इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी। उसमें आपने देखा होगा कि एनसीईआरटी में जो करंट दिया होता था वो 3.0, 5.0 इस तरीके से दिया हुआ था। तो ऐसा क्यों दिया एनसीईआरटी में? इसका मतलब तो क्या था? डायरेक्ट 3 भी वो लिख सकते थे कि 3 एम्पियर करंट है। इसका मतलब क्या हुआ? लिखेंगे तो हम 5 एम्पियर ही लिखेंगे इसको कि 5 एम्पियर का करंट यहाँ से पास हो रहा है। लेकिन उन्होंने कैसे दिया इसको? 3.0 या 5.0 इस तरीके से दिया। तो उनका देने का मतलब यही था कि इसको उन्होंने सार्थक अंक बनाया है। मतलब इसका परिशुद्ध रूप उन्होंने बता दिया है कि 3 के बाद में कुछ भी पॉइंट के बाद में 0, 0, 1 या 3.5.0, 0, 0, 0, 1, 2, 3 इस तरह की वैल्यू यहाँ पर नहीं है। यहाँ पर 1 पॉइंट के बाद एक प्लेस तक क्या है? 0 वैल्यू है। तो इसको आप आसानी से 3 या 5 मेजर कर सकते हो। तो ये उनका बताने का यहाँ पर मकसद था। अब इसको हम इसकी डेफिनेशन से भी समझ लेते हैं। तो जिसकी परिभाषा है, यह अंक हमें किसी भी मशीन या यंत्र द्वारा मापी गई राशि की परिशुद्धता को व्यक्त करता है। किसको व्यक्त करता है? तो जो भी यंत्र है वो किसी भी चीज को क्या कर रहा है? मेजर कर रहा है, उसकी परिशुद्धता को व्यक्त करता है। जैसे मैंने आपको यहाँ पर अभी एग्जांपल दिया था कि जो हमको एम्पियर में करंट दिया हुआ था वो 3.0 एम्पियर इस तरीके से लिख के दिया था। तो ये जो पॉइंट के बाद वैल्यू आ गई तो ये किसको दर्शा रही है? यहाँ पर परिशुद्धता को दर्शा रही है। कई बार हमारे पास वैल्यू कैसी आती है कि 8.6601 इस तरीके से। इसको हम क्या लिख देते हैं? डायरेक्ट इसको हम 8.7 इस तरीके से भी यहाँ पर हम लिख देते हैं। तो इसका परिशुद्ध रूप नहीं होता है, लेकिन ये जितनी भी वैल्यू तक जा रहा है ये क्या होगा? इसका परिशुद्धता का रूप होगा। ठीक है, इतना क्लियर हुआ। अब सार्थक अंक ज्ञात करने के बहुत सारे नियम होते हैं। सिर्फ 7 नियम आपको इसके जानने होंगे। तो अब हम आगे बढ़ते हैं और सार्थक अंक ज्ञात करने के नियम समझते हैं, क्योंकि यहीं से आपकी एग्जाम में क्वेश्चन भी बनता है। देखिए, इसका पहला नियम है कि सभी अशून्य अंक सार्थक होते हैं। अशून्य मतलब जिसमें शून्य नहीं हो, जैसे कि 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ये सारे कैसे अंक है? तो ये सभी अशून्य अंक हैं। ठीक है, या इनको हम डायरेक्ट इस तरीके से लिखिए जैसे 1, 2, 3, 4। तो ये कैसा अंक है? यहाँ पर मैं एग्जाम्पल करके लिख देता हूँ 1, 2, 3, 4। तो ये क्या होंगे? सारे सार्थक अंक। और इन कितने सार्थक अंक होंगे? इनमें 1, 2, 3 और 4, 4 क्या होंगे? सार्थक अंक होंगे। इसका दूसरा एग्जाम्पल हम देखें तो कुछ और वैल्यू हम लिख सकते हैं जैसे 9, 8, 7, 5, 4, 3 इस तरीके से हमने एक वैल्यू लिखी है। तो इसमें कितने सार्थक अंक होंगे? तो इसमें देखिए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 क्या है? इसमें सार्थक अंक है, सार्थक अंक है। समझे इतनी बात को? तो सभी अशून्य अंक क्या होंगे? आपके सार्थक अंक होते हैं। अब आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है आपका, दो अशून्यक अंकों के मध्य सभी शून्य सार्थक अंक होते हैं। दो अशून्यक अंक, इसका एग्जांपल देखिए। तो कैसे हम दो अशून्य का ले सकते हैं? मैंने 1 ले लिया, बीच में 0, 0, 0 और लास्ट में 3 ले लिया। अब देखिए दो अशून्यक अंक हो गए, एक ये वाला पहला, एक लास्ट वाला। इनके मध्य जितने भी शून्य आएंगे वो सब क्या होंगे? सार्थक होंगे। तो इस वैल्यू में कितने सार्थक अंक हो गए? तो इसमें देखिए 1, 2, 3, 4 और 5। यहाँ पर कितने सार्थक अंक है? 5 सार्थक अंक है, 5 सार्थक अंक है। ठीक है, एक एग्जाम्पल और देखें। तो देखिए जैसे मैं लिख सकता हूँ यहाँ पर 6, 0, 0, 0, 0, 3।
तो अब यहाँ पर कितने सार्थक अंक बन गए? तो यहाँ पर 1 2 3 4 5 6, यहाँ पर 6 सार्थक अंक होंगे, 6 सार्थक अंक होंगे। ठीक है, इतना क्लियर हो गया आपको? तो अब हम इसके तीसरे नियम पर चलते हैं। अब इसका थर्ड नियम हमें क्या कह रहा है? अशून्य अंक के बाद वाले सभी शून्य सार्थक नहीं होते हैं। ठीक है, मतलब अशून्य का अंक लिख लिया, उसके बाद जितने भी शून्य आ रहे हैं वो क्या होंगे? सार्थक अंक नहीं होंगे। जैसे, तो इसका एग्जाम्पल हम लिखें तो मैं लिख देता हूँ 3 0 0 0। ठीक है, तो यहाँ पर सार्थक अंक कितना होगा? सिर्फ एक होगा, एक सार्थक अंक होगा, एक सार्थक अंक होगा। कौन सा? तो ये 3, क्योंकि अशून्य अंक के बाद वाले सभी शून्य सार्थक नहीं होते हैं, तो ये तीनों क्या होंगे? यहाँ पर सार्थक नहीं होंगे। ठीक है, एक एग्जांपल और देखें तो जैसे मैं लिख दूं 7 7 0 0 0, तो इसमें सार्थक अंक कितने होंगे? सिर्फ दो, एक ये फर्स्ट वाला, एक सेकंड वाला। बाकी जितने भी जीरो हैं ये सार्थक अंक नहीं होंगे। तो यहाँ पर लिख देता हूँ दो क्या है? सार्थक अंक है। कौन कौन से? फर्स्ट वाला 7 और सेकंड वाला 7। ठीक है, इतना आपको क्लियर यहाँ पर हो गया होगा। अब अगला नियम देखिए, इसका अगला नियम है अशून्य अंक के बाद वाले शून्य सार्थक अंक होंगे जब दशमलव आए। ठीक है, यहाँ पर दशमलव की बात नहीं थी, इसलिए इनको सार्थक अंक हमने नहीं माना। लेकिन यहाँ बोल रहा है कि अशून्य अंक के बाद वाले शून्य सार्थक होंगे। कब होंगे? जब दशमलव आ जाए। तो इसका एग्जाम्पल देखिए, इसको हम कैसे लिख सकते हैं? इनको हम लिख सकते हैं 5 0 0 0 दशमलव। तो अब यहाँ पर क्या होगा? ये सारे क्या हो जाएंगे? सार्थक अंक हो जाएंगे, क्योंकि यहाँ पर पॉइंट आ गया है, तो पॉइंट के पहले के सब क्या हो जाएंगे? सार्थक अंक, या पॉइंट के बाद के भी क्या हो जाएंगे? सार्थक अंक। जैसे 1 2 3 और 4, ये चार क्या होगा? यहाँ पर सार्थक अंक होंगे, सार्थक अंक। एक एग्जाम्पल और देखें तो हम लिख सकते हैं 2.00। तो यहाँ पर कितने सार्थक अंक आएंगे? तो यहाँ पर 1 2 और 3, यहाँ पर आ जाएंगे 3 सार्थक अंक। ठीक है, ये चार नियम आपको आसानी से क्लियर हो गए। अब हम बढ़ते हैं हमारी अगली स्लाइड पर और इसके कुछ नियम है उनको समझते हैं। देखिए, अब अगला नियम है इसका कि में दशमलव में अशून्य अंक से पहले आने वाले शून्य सार्थक नहीं होते हैं। ठीक है, दशमलव में अशून्य अंक से पहले आने वाले शून्य सार्थक नहीं होते हैं। तो इसको कैसे, इसका एग्जाम्पल हम लिखेंगे? तो इसका एग्जाम्पल हम लिखते हैं कि 0.0123। ठीक है, तो इसमें सार्थक अंक कितने आएंगे आपके? 3, ये वाले 1 2 3, क्योंकि अशून्य अंक के पहले जितने भी शून्य आएंगे वो सार्थक नहीं होंगे। तो यहाँ पर आपके 3 सार्थक अंक बनेंगे, 3 सार्थक अंक। और एक एग्जाम्पल लिखें तो लिख सकते हैं 0.00022465। अब यहाँ पर क्या होगा? ये पहले के जितने भी जीरो है ये सार्थक अंक नहीं होंगे, तो सार्थक कितने बच गए? 1 2 3 और 4, ये चार हमारे क्या होंगे? यहाँ पर सार्थक अंक होंगे। ठीक है, ये था हमारा पांचवा नियम। अब अगला नियम देखते हैं, तो अगला नियम है घाते सार्थक अंक नहीं होती है। घाते मतलब आप लिखते हैं ना 10⁻², 10⁻5, 10⁻9, ये कभी भी सार्थक अंक नहीं होती है। अगर हमको कुछ एग्जाम्पल देखना हो तो हम इसको लिख सकते हैं कि जैसे एक वैल्यू लिख ली 1 2.5 इंटू 10⁸, तो ये वाली वैल्यू क्या होगी? ये सार्थक अंक नहीं होगी। इसमें सार्थक अंक कितने होंगे हमारे? 1 2 और 3, 3 यहाँ पर सार्थक अंक होंगे, 3 यहाँ पर सार्थक अंक होंगे। ठीक है,
और कोई सा एग्जाम्पल देखना चाहे तो हम लिख सकते हैं 13.6 इंटू 10⁻6। इसमें भी ये वाला सार्थक अंक नहीं है, सार्थक अंक रहेंगे 1, 2 और 3। तो यहाँ पर भी हमारे 3 सार्थक अंक होंगे। ठीक है, अब इसका लास्ट नियम देखते हैं हम सार्थक अंक का। तो सार्थक अंक का जो लास्ट नियम है वो कहता है किसी भौतिक राशि को एक मात्रक पद्धति से दूसरी मात्रक पद्धति में परिवर्तन करने पर सार्थक अंकों में कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। ठीक है, सार्थक अंक में कोई भी प्रभाव नहीं पड़ने वाला है। तो देखिए इसको हम कैसे लिख सकते हैं। इसको हम लिख सकते हैं इस तरीके से कि मेरे पास कोई वैल्यू है, मेरे पास है 20 किलोमीटर। ठीक है, कितना लिख सकता हूँ मैं, 20 किलोमीटर। अब किलोमीटर से मुझे मीटर में चेंज करना है तो क्या करना पड़ेगा, 1000 का गुणा करना पड़ेगा। तो इसको मैं लिख सकता हूँ 20,000 मीटर। अब यहाँ पर सार्थक अंक हम देखें, ठीक है, या इससे आपको क्लियर नहीं होगा, मैं कुछ अलग वैल्यू से आपको क्लियर करवाता हूँ ये चीजें। एक मिनट रुको। मैं लेता हूँ यहाँ पर 22 किलोमीटर, जिससे आपको इजीली समझ में आ जाएगा। इसको मीटर में चेंज करना है तो कितना लिख देंगे हम, इसको लिख देंगे 22,000 मीटर। ठीक है, 22,000 मीटर लिख दिया मैंने 22 किलोमीटर को। तो दोनों में जो सार्थक अंक होंगे वो कितने होंगे, हमेशा समान होंगे। देखिए इसमें भी कितने सार्थक अंक है, दो सार्थक अंक है, सार्थक अंक। और यहाँ पर भी कितने सार्थक अंक है, तो 2 यहाँ पर भी सार्थक अंक है, 2 सार्थक अंक। ठीक है, अब मीटर से किलोमीटर में करें या ग्राम से किलोग्राम में करें, लीटर से करें चेंज हम मिलीलीटर में, कहीं पर भी, तो इसके सार्थक अंक कभी भी चेंज नहीं होते हैं। तो सार्थक अंक पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। ठीक है, ये 7 नियम आपको आसानी से क्लियर हो गए होंगे। चलिए अब हम बढ़ते हैं आगे और चीजों को समझते हैं। अब मैं आपको एक टेबल देता हूँ, यहाँ पर बना देता हूँ, तो इससे आप मुझे सार्थक अंक बताइएगा कि किसके अंदर कितने सार्थक अंक है। मैं कुछ भौतिक राशियां यहाँ पर लिख देता हूँ आपको, आपको सिर्फ उनके सार्थक अंक मुझे बताने हैं। ठीक है, ये हम एक टेबल बना लेते हैं और उसमें एक साइड में भौतिक राशि लिखूंगा। मुझे आप बताइएगा कि किस में कितने सार्थक अंक यहाँ पर है। पहला मैं लिखता हूँ 1000 पॉइंट। सेकेंड है मेरे पास 0.003। थर्ड है मेरे पास 0.001230। फोर्थ नंबर पर है मेरे पास 5000। फिफ्थ नंबर पर है मेरे पास 12.1230। और सिक्स नंबर पर मेरे पास है 2.3 इंटू 10⁻6। अब इनको आपको यहाँ पर बताना है कि इनमें कितने सार्थक अंक होंगे। ठीक है, किसके अंदर कितने सार्थक अंक हैं। जैसे यहाँ पर कितने हैं, यहाँ पर पॉइंट के पहले के सारे काउंट करते हैं, 1, 2, 3 और 4। तो यहाँ पर है 4 सार्थक अंक। वैसे आपको इनके भी बताना है। ठीक है, चलिए अब हम आगे बढ़ जाते हैं और कुछ चीजें और यहाँ पर समझ लेते हैं। देखिए सार्थक अंकों के बाद आता है अंकों का पूर्णांकन, क्योंकि जब तक आपको अंकों का पूर्णांकन नहीं आएगा आप सार्थक अंकों का गुणा या भाग जोड़ घटाव नहीं कर पाएंगे। तो अंकों का पूर्णांकन भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ये मैं आपको आसानी से समझा देता हूँ। अब इसमें कुछ नियम आपको रहेंगे। सबसे पहले हम डेफिनेशन देखें या इसके नियम देखें जो हम बचपन से करते आए हैं, आपको अधिकतर चीजों के बारे में इसमें पता होगा। जैसे पहला इसका नियम है, यदि पूर्णांकित अंक के बाद वाला अंक 5 से बड़ा होता है तो पूर्णांकित अंक में एक जोड़ दिया जाता है। जैसे कि 1.37। ठीक है, तो इसमें क्या होगा भाई, ये पूर्णांकित अंक हो गया हमारा। इसके बाद वाला अंक, इसके बाद वाला अंक क्या है, 5 से बड़ा है, कितना है, 7 है। तो क्या होता है, पूर्णांकित अंक में एक जोड़ दिया जाता है, मतलब इसको मैं 1.4 लिख सकता हूँ। ठीक है, एक एग्जाम्पल और देखें ऐसे ही।
तो मैं ले लेता हूँ 2.69। इसमें क्या लिख सकते हैं हम? तो इसको लिख सकते हैं 2.7, क्योंकि ये जो पूर्णांकित अंक है इसके बाद वाला अंक क्या है? 5 से बड़ा है, तो इसका आंसर हम क्या लिख सकते हैं? 2.7 लिख सकते हैं। ठीक है, ये समझे आप? चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं। सेकंड नियम है इसका, यदि पूर्णांकित करने वाले अंक के बाद आने वाला अंक 5 से छोटा होता है तो पूर्णांकित अंक अपरिवर्तित रहता है। जैसे कि यही वापस से मैं एग्जांपल ले लेता हूँ, जो मैंने यहाँ पर आपको 2 एग्जांपल दिए हैं, इनको ही मैं चेंज कर लेता हूँ। तो ये जो एग्जांपल हमने लिया था 1.3, यहाँ पर 7 की जगह मैं क्या करता हूँ? 4 लिख देता हूँ। तो ये कैसा है 4? ये 5 से छोटा है। पूर्णांकित अंक हमारा 3 है, इसके बाद आने वाला अंक क्या है? 5 से छोटा है, तो ये क्या वैल्यू रहेगी? अपरिवर्तित, मतलब इसको हमको 1.3 ही लिखना पड़ेगा। समझे? या कोई सी बड़ी वैल्यू हम लिखें कि 5.236 इस तरीके से हमने लिखा, तो ये इसका पूर्णांकित अंक क्या है? 6 है, और 6 के बाद वाले अंक क्या है? 5 से छोटा है, तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ? इसको लिख सकता हूँ 5.236। यही हमारा क्या होगा? इसका आंसर हो जाए। ठीक है, 2 एग्जाम्पल मैंने इसके भी आपको यहाँ पर बता दिए। अब अगला हमारा इसका नियम होता है, यदि पूर्णांकित अंक के बाद वाला अंक 5, ठीक है, अभी तक हमने क्या देखा? एक बार 5 से बड़ा था, एक बार 5 से छोटा था, लेकिन अब हमने बोला है कि पूर्णांकित अंक के बाद वाला अंक 5 ही है एवं इसके पश्चात अशून्य अंक है, तो पूर्णांकित अंक में एक जोड़ दिया जाता है। पूर्णांकित अंक में क्या करेंगे? हम एक जोड़ देंगे। कैसे? तो मैं कुछ वैल्यू लेता हूँ यहाँ पर एग्जाम्पल के थ्रू, आप समझिए। तो मैंने लिया 6.5652, इस तरह की वैल्यू मैंने यहाँ पर ले ली है। तो यहाँ पर मेरा पूर्णांकित अंक क्या है? 6 है। ठीक है, उसके बाद क्या आया? उसके बाद वाला अंक 5 है, और 5 के बाद अशून्य अंक है, तो पूर्णांकित अंक में एक जोड़ दिया जाता है। तो ये क्या है भाई? एक अशून्य अंक यहाँ पर है, तो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ? इसको मैं लिख सकता हूँ 6.57। इस 6 में क्या कर दूंगा? एक और ऐड कर दूंगा या जोड़ दूंगा। ठीक है, एक एग्जाम्पल और देखें, तो 5.3652 या 3, इस तरीके से आप कुछ भी वैल्यू लिख सकते हैं। तो मेरा पूर्णांकित अंक क्या है? 6 है, इसके बाद क्या है? 5 है, और 5 के बाद एक अशून्य अंक है 3 है, तो इसमें मैं क्या कर दूंगा? एक जोड़ दूंगा। तो यहाँ पर मेरा आंसर बनेगा 5.37। ठीक है, इस तरीके से आपको इसको करना है। अब हम आगे बढ़ते हैं। अगला है, यदि पूर्णांकित अंक के बाद वाला अंक 5 है एवं उसके बाद शून्य है। अभी तक हमने देखा था कि अशून्य अंक आ रहा था, अब क्या आ रहा है? उसके बाद में शून्य आ रहा है। तो इसमें 2 नियम और बनते हैं आपके, कि देखिए फर्स्ट वाला बनेगा, पूर्णांकित पूर्णांकित अंक अगर विषम हो, कैसा हो? विषम हो। विषम हो तो उसमें हम क्या करते हैं? +1 एक जोड़ देते हैं। और सेकंड है, पूर्णांकित अंक सम हो। कैसा हो? सम हो, तो उसमें कोई भी चेंज नहीं आता है, नो चेंज, वो जैसा है वैसा ही उसको हम पुट कर देते हैं। तो इसका एग्जाम्पल देखो, उदाहरण से आपको जल्दी समझ में आएगी चीजें। यहाँ पर हम एग्जाम्पल लेते हैं 12.5750, और एक एग्जाम्पल में लिख लेता हूँ 21.5650। अब देखो, एक बार मैंने क्या लिया? विषम, एक बार सम। यहाँ पर मैंने ले लिया है विषम, यहाँ पर जो अंक लिया है वो लिया है सम। उसके बाद क्या है? 5, और 5 के बाद वाला अंक क्या है? शून्य है। यहाँ पर भी 5 और 5 के बाद वाला अंक क्या है? शून्य है। तो क्या बोला है? जब भी विषम हो तो उसमें एक क्या कर देंगे? जोड़ देंगे। इसको मैं क्या लिख सकता हूँ? इसको मैं लिख सकता हूँ 12.58। ठीक, और यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं? तो यहाँ पर लिख सकते हैं
21.56, इसमें कोई भी चेंज नहीं आएगा और इसमें एक जुड़ जाएगा। ठीक है, यहाँ तक आपको पूर्णांक अंक समझ में आ गए होंगे। अब हम बढ़ेंगे जोड़ या घटाव में। तो सार्थक अंक के जोड़ कैसे करते हैं और घटाव कैसे करते हैं, ये चीजें भी इस वीडियो में हम सीख लेते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले इसके बारे में आप समझिए कि जोड़ और घटाव करने के लिए हमको क्या क्या चीजें यहाँ पर समझनी होती हैं। तो सार्थक अंकों को जोड़ने अथवा घटाने पर अंतिम परिणाम में उतने ही सार्थक अंक हो जितने दशमलव के बाद जोड़ने अथवा घटाने वाली संख्या में न्यूनतम। ठीक है, हमको इसमें किसमें ध्यान रखना है, तो इसमें ध्यान रखना है हमको दशमलव के बाद, दशमलव के बाद वाली वैल्यू पर ध्यान देना है, क्योंकि दशमलव के बाद जोड़ने अथवा घटाने वाली संख्या में जो न्यूनतम सार्थक अंक होंगे वही इसके परिणाम के अंतिम में भी सार्थक अंक होंगे। ठीक है, तो देखो एग्जाम्पल के थ्रू हम इसको समझते हैं तो आपको आसानी से चीजें समझ में आ जाएगी। इसका एग्जाम्पल मैं ले लेता हूं यहाँ पर कि मेरे पास कुछ वैल्यू पुटअप करनी है मुझे, 13.23, 5.3, कुछ सार्थक अंक में लिख लेता हूँ यहाँ पर 7.80 और लिख लेते हैं एक 6.2। ठीक है, इतनी सारी वैल्यू को मुझे क्या करना है, प्लस करना है या जोड़ना। तो अब देखिए यहाँ पर कितनी वैल्यू आ रही है, सबसे पहले आपको लास्ट में देखेंगे तो यहाँ पर सिर्फ 3 है, तो यहाँ पर मैं क्या लिख दूंगा, 3। इसके बाद इधर कितनी वैल्यू है, तो 2 है, 3 है, 5 और 10 है, 15 बच गया, तो मैं यहाँ 5 लिख देता हूँ, मेरे पास 1 बचा है। तो यहाँ पर 2, 5, 10, 17, 23, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ 3, यहाँ पर 2 बचेगा, 7 और 2 9, तो मेरी वैल्यू क्या निकल कर आई, 90, 93.5। ठीक है, 93.5, यहाँ पर आप इसको 6 से ही ले लीजिए, काउंट कर लीजिए। ठीक है, 6 काउंट कर लीजिए, तो 93.5। तो यहाँ पर न्यूनतम सार्थक अंक कितने होंगे, जो दशमलव के बाद जोड़ने अथवा घटाने वाली संख्या में न्यूनतम होंगे। ठीक है, तो यहाँ न्यूनतम कितना निकल कर आया हमारा, 5 निकल के आया। तो जितनी वैल्यू यहाँ पर लास्ट में आएगी उतने इसमें सार्थक अंक भी होंगे। इसका हम घटाने वाला एग्जाम्पल देखें तो क्या लिखेंगे कि हम 5.79, इसमें से हम माइनस करते हैं 7.2 को। ठीक है, इसको माइनस करेंगे तो क्या होगा, लास्ट में कितनी वैल्यू है हमारे पास, 9। ठीक है, यहाँ कितना बच गया, 7 में से 2 गया तो 5 5 में से 7 को माइनस करेंगे तो क्या बच जाएगा, 48। तो यहाँ पर जो वैल्यू हमारी निकल कर आएगी वो आएगी 48.6, क्योंकि ये वैल्यू किससे है, इससे बड़ी है, 5 से बड़ी है, तो एक इसमें प्लस हो जाएगा, तो ये हमारे निकल कर आ जाएंगे सार्थक अंक। ठीक है, यहाँ पर 5 से छोटी थी तो हमने 5 को ही यहाँ पर लिख लिया। तो यहाँ पर कितने सार्थक अंक बने थे, 2 बने थे। ठीक है, क्योंकि पॉइंट के बाद देखना था हमको, तो पॉइंट के बाद कितने थे, 2। यहाँ पर कितना था, 1। यहाँ पर कितने थे, 2। यहाँ पर कितना था, 1। तो न्यूनतम कितना है इसमें, 1 है, तो यहाँ पर भी पॉइंट के बाद हमारा कितना बनेगा, 1 बनेगा। ठीक है, वैसे यहाँ देखें तो कितने थे, 2, और यहाँ पर देखेंगे सार्थक अंक 1, तो न्यूनतम कितना था, 1, तो पॉइंट के बाद वैल्यू क्या आएगी हमारी, 1 आएगी। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं, अब हम गुणा और भाग को देखते हैं। तो गुणा भाग देखने के लिए भी हमको इसमें कुछ चीजें ध्यान रखनी होगी कि गुणा व भाग में अंतिम परिणाम में उतने ही सार्थक अंक होने चाहिए जितने गुणा अथवा भाग करने वाली संख्या में न्यूनतम हो। ठीक है, अब इसमें हमको पूरा देखना है, पूरा नंबर देखना है। ठीक है, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, हमको क्या देखना है, पूरा नंबर देखना है। इससे पिछले वाले में हम देख क्या देख रहे थे, प्लस माइनस में दशमलव के बाद वाले देख रहे थे।
लेकिन इसमें हमको क्या देखना है, पूरे नंबर देखने हैं। ठीक है, चलो तो इसका भी एग्जाम्पल मैं ले लेता हूँ। यहाँ पर एक वैल्यू में पुट कर देता हूँ कि 5.27 मल्टीप्लाई बाय 17.2। ठीक है, तो इसका आप मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर कितने सार्थक अंक है, 2 और 2 4 सार्थक अंक, 4 सार्थक अंक। और यहाँ पर कितने हैं, 1 2 3 सार्थक अंक, 3 सार्थक अंक है। ठीक है, तो इसका आप जब मल्टीप्लाई करेंगे तो वैल्यू आएगी 950.644। ठीक है, थोड़ा सा पास ले लेता हूँ, 1 मिनट। तो यहाँ पर वैल्यू आपकी आ जाएगी 950.644। तो यहाँ पर सार्थक अंक आपके निकल आएंगे। तो ये वैल्यू 6 है, पॉइंट की तरह जाएगी तो क्या बच जाएगा, तो 951 जीरो है, लेकिन इसके बाद 5 से बड़ी वैल्यू आएगी तो क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो न्यूनतम कितने थे हमारे, 3, तो यहाँ पर सार्थक अंक कितने आ जाएंगे आपके, 3 सार्थक अंक आ जाएंगे। ठीक है, वैसे ही हम अगर डिवाइड करेंगे तो डिवाइड में क्या लिखना पड़ेगा हमको, डिवाइड करेंगे आप तो देखिए 2.6 डिवाइड बाय 1/6, इसको आप देंगे तो यहाँ पर सार्थक अंक कितने हैं, 3 सार्थक अंक। और यहाँ पर सार्थक अंक कितने हैं, 2 सार्थक अंक है। कितने हैं हमारे पास, 2 सार्थक अंक है। जब इसको आप डिवाइड करेंगे तो इसकी वैल्यू निकल कर आएगी 4.537। ठीक है, तो इसमें न्यूनतम सार्थक अंक कितने हैं, 2 हैं, तो इसको 2 तक के हमको लिखना होगा। इधर 5 है, छोटी वैल्यू है 3, तो इसको मैं क्या लिख दूंगा, 4.5, क्योंकि इसमें क्या सार्थक अंक कितने आएंगे, 2 सार्थक अंक होंगे। ठीक है, इतना क्लियर हुआ आपको। तो इतनी सारी चीजें हमको आज की इस वीडियो में समझनी थी कि सार्थक अंक क्या होता है। ठीक है, सबसे पहले हमने देखा कि सार्थक अंक क्या है, इसके बाद चीजों को समझने हम समझ से आगे बढ़े हैं कि सार्थक अंक ज्ञात कैसे करते हैं, उसके नियम कौन कौन से हैं। ठीक है, उसके बाद सार्थक अंक के सारे नियमों को समझने के बाद हमने एक टेबल सॉल्व की, टेबल के बाद हमने अंकों के पूर्णांकन को अच्छे से समझा, अंकों के पूर्णांकन के बाद हमने जोड़ और घटाव के सार्थक अंक देखें। ठीक है, और गुणा और भाग। तो इतनी सारी चीजें हमने क्लियर कर ली, इससे बाहर आपका सार्थक अंक से कुछ भी नहीं जाएगा। तो वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अब हम मिलेंगे अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।